डियर स्टूडेंट, आज हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, इसे हम पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया भी कहते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण को पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि परागण हो जाता है तो परागण के पश्चात, जैसे कि ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। परागण हो गया तो परागण होने के पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात एक घटना होती है निषेचन की। तो परागण के पश्चात वह निषेचन से पहले एक गतिक प्रक्रम पाया जाता है, उसे हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण परागण के पश्चात वह निषेचन से पूर्व परागकण व स्त्रीकेसर के मध्य होने वाला गतिक प्रक्रम होता है। उस गतिक प्रक्रम को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। एक विशिष्ट जाति का परागकण अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है। जैसे कि माना कि ये जो हमारी वर्तिकाग्र है ये सरसों की है, तो इस पर सरसों का ही परागकण अंकुरित होगा। इस दौरान क्या होता है कि स्त्रीकेसर और परागकण दोनों एक दूसरे को पसंद व नापसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि परागकण के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो अपनी जाति के वर्तिकाग्र को पहचानने का कार्य करती है। इसी प्रकार जो हमारी ये वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र से भी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का स्रावण होता है जो अपनी जाति के परागकण को पसंद करता है। अर्थात परागण के पश्चात और निषेचन से पूर्व होने वाले गतिक प्रक्रम को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। और ये जो गतिक प्रक्रम होता है वह परागकण के बीच में और स्त्रीकेसर के बीच में होता है। और इस गतिक प्रक्रम के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन भूमिका निभाती है जो परागकण पर पाई जाती है और वर्तिकाग्र पर पाई जाती है। यदि माना कि ये सरसों का वर्तिकाग्र है और इस पर गुड़हल के परागकण को डाल दिया जाए, तो गुड़हल का परागकण सरसों की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होगा। या फिर हम ऐसा करें,
गुड़हल पादप का वर्तिकाग्र है, उस पर सरसों के परागकण को डाले तो सरसों का परागकण अंकुरित नहीं होगा। इससे ही रिलेटेड एक बात है, स्व अनिश्चितता। स्व अनिश्चितता, स्व अनिश्चितता क्या है? स्व अनिश्चितता का अर्थ होता है कि किसी जाति का परागकण यदि अपनी वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है तो उसे हम स्व अनिश्चितता कहते हैं। या हम ये कहें कि पूर्ण रूप से जनन सक्षम परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर, जो कि वो भी जनन सक्षम है, उस पर अंकुरित नहीं हो तो उसे हम स्व अनिश्चितता कहते हैं। स्व अपने ही जाति के सदस्य पर अ माने नहीं, निषेचिता मतलब निषेचन, पूर्ण सक्षम नर एवं मादा युग्मक, पूर्ण सक्षम नर एवं मादा युग्मकों के बीच में जो निषेचन की विफलता होती है उसे हम स्व अनिश्चितता कहते हैं। स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक ही जाति के सदस्यों के बीच में। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में क्या होता है, एक ही जाति के दो पादप हैं, माना कि दो किस्में हैं, और उन किस्मों में से किसी के परागकण को लेकर के उसकी वर्तिकाग्र पर डाले तो वो अंकुरित नहीं होता है, अर्थात निषेचन की विफलता हो जाती है। दूसरी हमारी स्व अनिश्चितता होती है, वो होती है दो पादप जातियों के बीच में। यदि एक ही वंश की दो पादप जातियां हैं, जैसे कि ब्रेसिका कंप्रेस्टस और ब्रेसिका रेपा, इनके बीच में जो निषेचन की विफलता होती है, कहने का अर्थ ये होता है कि स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है, अंतरजातीय एवं अंतराजातीय। एक ही वंश की दो जातियों के बीच में निषेचन की विफलता, एक ही जाति की दो वैरायटियों के बीच में निषेचन की विफलता। निषेचन की विफलता कई कारणों से होती है। जैसे कि हम बात करें, माना कि कोई परागकण है और परागण के द्वारा वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब ये परागकण पहुंच तो गया, लेकिन माना कि ये परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो। पहली बात, चलो अंकुरित हो गया, फिर इसकी जो परागनली जब जो बन रही है और वो परागनली वर्तिकाग्र में फट जाए, चलो नहीं फटी, यदि ये आंकड़े बीजांड में प्रवेश नहीं करे, चलो नहीं प्रवेश भी कर गई, भ्रूण कोश में प्रवेश नहीं करे, या फिर नर व मादा युग्मकों का समीकरण नहीं है, तो इन कारणों की वजह से निषेचन की विफलता हो जाती है। निषेचन की विफलता, यदि परागण के पश्चात परागकण अंकुरित नहीं हो या परागनली वर्तिकाग्र में फट जाए या परागनली बीजांड में प्रवेश नहीं करे या परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश नहीं करे या परागनली के अंदर जो नरयुग्मक है उन नरयुग्मकों का मादा युग्मकों से समीकरण नहीं है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो इन स्थितियों की वजह से निषेचन की विफलता हो जाती है। हम यहां चर्चा करते हैं कि स्व अनिश्चितता है, इसको हम एक वर्ड और देख लेते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में, जो हमने आपको पहले बताया था
स्वबंध्यता, ये बताया था आपको पर परागण के अनुकूलन में। स्वबंध्यता क्या है? यदि किसी जाति का परागकण उसी जाति की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है तो उसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। स्वबंध्यता भी दो प्रकार की होती है। एक तो ये होती है युग्मकोद्भिदो स्वबंध्यता, और एक होती है बीजाणुद्भिदो स्वबंध्यता। युग्मकोद्भिदो स्वबंध्यता व बीजाणुद्भिदो स्वबंध्यता। युग्मकोद्भिदो स्वबंध्यता क्या है? जो युग्मक होते हैं, मतलब इस प्रकार की जो स्वबंध्यता होती है वह युग्मकों जैसे परागकणों के जीनोटाइप में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण युग्मकोद्भिद प्रकार की स्वबंध्यता पाई जाती है। यदि पादप के बीजाणुविद्म के जीनोटाइप में परिवर्तन के कारण स्वबंध्यता होती है तो उसे हम बीजाणुविद स्वबंध्यता कहते हैं। पराग स्त्री के साथ संकर्षण, परागण के पश्चात व निषेचन से पहले परागकण व स्त्री केसर के मध्य होने वाले गतिक प्रक्रम को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण में किसी जाति का परागकण अपनी जाति के वर्तिकाग्र को पसंद व नापसंद करने का कार्य करता है। इसमें परागकण की सतह पर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो अपनी जाति की वर्तिकाग्र को पसंद करती है, तथा वर्तिकाग्र से भी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण होता है जो अपनी जाति के परागकण को पसंद करती है। जब परागकण व वर्तिकाग्र दोनों के बीच में पसंद व नापसंद की घटना हो जाती है तभी जाकर के निषेचन सफल हो पा रहा है। आपका स्व अनिश्चितता क्या है? स्व अनिश्चितता से अर्थ होता है कि यदि किसी जाति का परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो, मतलब जनन सक्षम नर युग्मक है वह जनन सक्षम मादा युग्मक है, उसके बावजूद भी निषेचन की विफलता हो जाती है तो उसे हम स्व अनिश्चितता कहते हैं। स्व अनिश्चितता दो प्रकार की हो सकती है, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में और दो जाति के सदस्यों के बीच में। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होती है उसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। स्वबंध्यता का होता है यदि अर्थ होता है कि यदि कोई परागकण अपनी ही जाति की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है तो उसे हम स्वबंध्यता कहते हैं। स्वबंध्यता भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है युग्मकोद्भिद स्वबंध्यता और दूसरी होती है बीजाणुविद स्वबंध्यता। युग्मकोद्भिद स्वबंध्यता का कारण है यदि हमारे नर युग्मक होते हैं, परागकण होते हैं, उनके जीनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है तो जीनोटाइप परिवर्तन के कारण जो स्वबंध्यता उत्पन्न होती है उसे हम युग्मकोद्भिद स्वबंध्यता कहते हैं। दूसरी स्वबंध्यता होती है बीजाणुविद। इस प्रकार की स्वबंध्यता बीजाणुविद के जीनोटाइप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो स्वबंध्यता है या स्व अनिश्चितता है इसका कारण क्या है। या तो परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है, चलो अंकुरित भी हो गया तो परागनली जो होती है वो वर्तिकाग्र के अंदर ही फट जाती है, या चलो फटी भी नहीं तो बीजांड के अंदर प्रवेश नहीं करती है। बीजांड के अंदर प्रवेश नहीं करती है, कर भी गई भ्रूणकोश में प्रवेश नहीं करेगी और उसमें भी प्रवेश कर गई तो जो नरयुग्मक होते हैं उनका मादा युग्मकों से निषेचन नहीं होता है, अर्थात परागण के पश्चात निषेचन से पहले परागकण
स्त्री केसर के मध्य होने वाले गतिक प्रकरण को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें, एक हमारा विशेष टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की चर्चा करें। देखिए, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन का अर्थ होता है, निषेचन की जो सबसे पहले खोज की है, तो इसकी खोज की है स्ट्रासबर्गर ने। जो स्ट्रासबर्गर हैं, उन्होंने निषेचन की खोज की है। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज, लिलियेसी कुल का एक पादप था, लिलियेसी एक कुल है, इसका पादप था लिलियम। इन्होंने इसकी खोज लिलियेसी कुल के पादप को लिलियम में की थी। निषेचन, निषेचन कहते किसे हैं? निषेचन का अर्थ होता है कि नर युग्मकों व मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। हालांकि यदि हम जूलॉजी के हिसाब से देखें तो ये कहेंगे कि नर एवं मादा युग्मकों के पूर्व केंद्रकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मकों एवं मादा युग्मकों का जो संलयन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। वैसे जो हमारे निषेचन की घटना होती है आवर्तबीजी पादपों में कुछ चरणों में संपन्न होती है। इसमें पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण। पराग कणों का अंकुरण हमारे इसमें दूसरी घटना है, दूसरा चरण है पराग नली का मार्ग। इसमें तीसरा चरण है पराग नली का बीजांड में प्रवेश। इसका चौथा चरण है पराग नली का भ्रूण कोश में प्रवेश। और हमारा लास्ट और पांचवा चरण है युग्मको संलयन। निषेचन है, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की है। इन्होंने इसकी खोज लिलियेसी कुल के पादप लिलियम में की है। निषेचन कहते किसे हैं? नर युग्मकों एवं मादा युग्मकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। निषेचन 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण है पराग कणों का अंकुरण। जैसे कि देखो हमारी ये वर्तिकाग्र थी और इस वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचता है, माना कि ये देखो परागकण आ गया, परागण के पश्चात तो इसमें क्या होता है, परागकण अपनी जाति के वर्तिकाग्र को, जैसे भी बताया था, और वर्तिकाग्र अपनी जाति के परागकण को पसंद करती है। उसके बाद हमारी जो वर्तिका होती है, इस वर्तिका से एक चिपचिपे पदार्थ का, श्लेष्मी पदार्थ का, शर्करा युक्त पदार्थ का स्रावण होता है
और ये पदार्थ क्या करता है, परागकण को अपने से चिपका लेता है। जैसे ही परागकण इस पर चिपक जाता है तो परागकण को अनुकूलित वातावरण मिलता है, इससे शर्करा भी मिलती है, इससे जल भी मिलता है, जन छिद्रों से ऑक्सीजन भी मिलती है। तो उसके पश्चात क्या होता है, परागकण अंकुरित होता है, परागकण अंकुरित होता है। तो पहले चरण में हमारा जो परागकण है वो अंकुरित हो गया। फिर क्या होता है, परागकण अंकुरित हो गया, दूसरे चरण में परागकण होता है तो उसकी परागनली होती है, उसकी परागनली वर्तिका में एंटर करती है, परागनली वर्तिका में एंटर करती है। तो इस दौरान क्या होता है, वर्तिका जो होती है और ये हमारी परागनली है, इसमें ये नरयुग्मक है, तो परागनली के अग्रभाग से एक पैक्टिनेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है। ये परागनली है ना, इसके अग्रभाग से एक पैक्टिनेज नामक एंजाइम का स्रावण होता है। और ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, इसमें जो ऊतक होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पैक्टिन होता है, उसको वो गला देता है, अपघटित कर देता है। और अपघटित करने से परागनली को रास्ता मिलता चला जाता है। परागनली बीजांड की तरफ प्रवेश करती है एक विशेष गति के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, वो गति होती है रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन, रसायनुवर्तन गति के द्वारा जो परागनली होती है वो सदैव बीजांड के द्वार की तरफ प्रवेश करती है, मतलब गमन करती है। तो परागनली का मार्ग होता है, हालांकि हम देखेंगे कुछ परागनली जो वर्तिका होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ पादपों की वर्तिकाएं होती हैं खोखली भी होती हैं, कुछ पादपों की ठोस भी होती हैं, खोखली होती हैं तो उनमें तो परागनली आसानी से एंटर कर जाती है। और परागनली की बात करें ना तो प्राय क्या होता है, प्राय एक परागकण से एक परागनली विकसित होती है, एक परागकण से केवल एक परागनली विकसित होती है। और कभी कभी तो एक परागकण से बहुत सारी परागनली विकसित हो जाती है। जैसे कि देखा जाए मालवेसी कुल के सदस्य है, मालवेसी कुल का सदस्य है, उसका नाम है मालवा सिल्वेस्ट्रस। मालवेसी कुल का एक पादप है, उसका नाम है मालवा सिल्वेस्ट्रस। जो मालवा सिल्वेस्ट्रस है, इस मालवा सिल्वेस्ट्रस की एक परागकण से 16 परागनली विकसित होती है, 16 देखी गई है। और मालवेसी कुल के सदस्यों में तो एक से अधिक ही होती है। प्राय देखा जाए तो एक परागकण से एक परागनली ही विकसित होती है। अगले हम चरण की बातें करें, इसमें तीसरा चरण है परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब देखिए ये हमारा इसके अंदर होता है बीजांड, है ना, ये बीजांड है। बीजांड के अंदर ये भ्रूण कोश होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है ना। और इसमें अबांड समुच्चय होता है, केंद्रकीय कोशिका होती है। बात हम करें कि परागनली बीजांड में प्रवेश करती है तो परागनली बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश करती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका हमारा अध्यावरणी प्रवेश। यदि परागनली बीजांड में अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है, माना कि ये परागनली ऐसी आ रही है और यहां से ऐसे एंटर करे तो उसे बोलते हैं क्या? अध्यावरणी प्रवेश। दूसरा होता है बीजांड द्वारी प्रवेश। यदि ये परागनली यहां से ऐसे आकर के बीजांड द्वार के पास से बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। और तीसरा होता है निभागी प्रवेश। यदि परागनली यहां से आकर के ऐसे बीजांड में प्रवेश करती है
तो उसे हम बोलते हैं निभागी प्रवेश। यदि प्राणली बीजांड में अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं अध्यावरणी प्रवेश। यदि प्राणली बीजांड में निभाग के द्वारा प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं निभागी प्रवेश। यदि प्राणली बीजांड में बीजांड द्वार के पास से प्रवेश करती है तो उसे हम बोलते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकांश पादपों में बीजांड द्वारी प्रवेश पाया जाता है। इसके बाद में बात करें, चौथा इसमें चरण है हमारा परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है, ध्यान रखना है आपको, परागनली बीजांड में प्रवेश कर सकती है तीन तरीके से, निभाग के द्वारा, अध्यावरण के द्वारा और बीजांड द्वार के द्वारा। लेकिन परागनली जो हमारी है ये भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, सदैव कहां से करेगी? बीजांड द्वार के पास से। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि परागनली बीजांड में प्रवेश करेगी ना तो तीन तरीके से कर सकती है, निभाग के द्वारा, अध्यावरण के द्वारा, वह बीजांड द्वार के द्वारा। लेकिन बीजांड में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश सदैव और सदैव कहां से करेगी? वो यहीं से करेगी, तो बीजांड द्वार के पास, बीजांड द्वार से नहीं, बीजांड द्वार के पास से, जहां पर भ्रूणकोश होता है यहां पर सहायक कोशिका होती है। और इसके प्रवेश कराने में सहायक कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, इन सहायक कोशिकाओं पर तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं और ये तंतु रूपी समुच्चय क्या करते हैं? ये परागनली को भीतर की ओर धकेलते हैं। जैसे ही परागनली होती है और वो जाकर के सहायक कोशिकाओं के पास पहुंचती है तो परागनली का अग्रभाग फट जाता है और इसमें से दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर दिया जाता है। अब बात आती है हमारे अगले चरण की और लास्ट चरण की, उसका नाम है युग्मक संलयन। इसे हमें अच्छी तरह समझना है, ध्यान दो, युग्मक संलयन को हमें अच्छी तरह से समझना है। ये निषेचन का लास्ट पॉइंट है। युग्मक संलयन की चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों की एक प्रमुख विशेषता है और वो विशेषता है कि आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन पाया जाता है और दोहरा निषेचन की खोज की है नावाश्यन ने। किसने की है? नावाश्यन ने। और नावाश्यन ने इसकी खोज की है लिलियेसी कुल के सदस्य। ध्यान रखना है आपको कि निषेचन की खोज लिलियेसी कुल के सदस्य लिलियम में हुई है और इसकी खोज हुई है लिलियेसी कुल के पादप। एक तो है लिलियम और दूसरा है फ्रिटिलेरिया, इसमें इसकी खोज हुई है। आप देखो निषेचन की घटना होती है वो दो चरणों में होती है। इसमें एक तो होता है प्रथम निषेचन, प्रथम निषेचन, इसे हम सत्य निषेचन भी कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। और द्वितीय होता है द्वितीय निषेचन, द्वितीय निषेचन, इसे हम असत्य निषेचन भी कहते हैं, क्योंकि निषेचन की घटना दो चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में युग्मक संलयन होता है। इसमें क्या होता है? एक नर युग्मक जो कि अगुणित होता है और दूसरा
अंड कोशिका, जो कि ये भी कैसी होती है, अगुणित होती है। दोनों के समेकन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का युग्मनज द्विगुणित होता है और युग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण का विकास होता है। ये तो है सत्य निषेचन। असत्य निषेचन में क्या है कि जो दूसरा नरयुग्मक होता है, नरयुग्मक दोनों ही अगुणित होते हैं और दूसरा नरयुग्मक हमारी केंद्रीय कोशिका से, किसे, केंद्रीय कोशिका, जिसके अंदर द्वितीय केंद्रक थे, ये कोशिका 2n अवस्था में होती है, तो समेकन होता है। इसके समेकन होने से प्राथमिक भ्रूण कोशिका बनती है और जो प्राथमिक भ्रूण कोशिका होती है ये 3n अवस्था में होती है। इससे जाकर के भ्रूण कोशिका निर्माण होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। सत्य निषेचन में क्या होता है, एक नरयुग्मक होता है, वो अंड कोशिका के साथ में समेकित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है और इस युग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण का विकास होता है। तथा असत्य निषेचन में क्या होता है, जो नरयुग्मक है ये केंद्रीय कोशिका के अंदर जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, द्वितीय केंद्रक होते हैं, उनसे समेकित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका बनती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका आगे जाकर के भ्रूणपोष का निर्माण करती है और इस यह जो भ्रूणपोष होता है ये विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।